नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने प्रिपरेशन में काफ़ी व्यस्त होंगे। क्योंकि देखिए, इंसान अपने लाइफ में जितना ही व्यस्त रहता है वो इंसान उतना ही मस्त रहता है। ये मेरा प्रिंसिपल है ना। अगर फॉलो कर लीजिएगा तो एक सुदृढ़ लाइफ जो है ना आपको देखने को मिलेगा, समझे। और इस चीज़ को हर किसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। भले ही थोड़ा सा अपने उस चीज़ को फॉलो करने में कठिनाई आती है, पर है ना अच्छी चीज़ है। और एक सुनहरा लाइफ अगर देखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अपने लाइफ को बिजी इतना बनाइए कि फालतू काम करने के लिए, फालतू चीज़ें बोलने के लिए, फालतू बकैती करने के लिए आपके पास टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है ना। और एक होता है ना कि आप अपने लाइफ में कितना रेलेवेंट चीज़ कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ना कुछ हर कोई कुछ ना कुछ करता ही है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लिए या दूसरों के लिए कितना रेलेवेंट चीज़ कर पा रहे हैं, कितना रेलेवेंट अपने आप को बना पा रहे हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मकसद वही है, हर किसी के लिए ये चीज़ रेलेवेंट हो जाए, है ना। और ये चीज़ है ना आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने ही ज़्यादा मैच्योर होंगे उतने ही काम की बातें करेंगे, फालतू बकवासबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो अब जो है इस सेशन के अंदर आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, हम अलग अलग सोर्स से भी ले सकते हैं, लेकिन मेन सोर्स जो है आपको आपका स्पेक्ट्रम है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में वहीं से मेजर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सेंटर में रख के इसको बाकी चीज़ को कवर कर रहे हैं, क्लियर है। तो वो चीज़ ज़रूरी है। अब देखिए, अब यहाँ आपके लिए अगर यूपीएससी का ईपीएफओ दे रहे हैं तो वहाँ उसके लिए काम आ जाएगा। फिर यूपीएससी में तो काम आना ही है 100%, ठीक है। बीपीएससी 71 में भी काम आ जाएगा, बीएसओ में काम आ जाएगा, एएसओ में काम आ जाएगा, एसएसओ में काम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे और भी अगर यूपीपीसीएस है या फिर अदर एग्जाम्स है तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना, सोर्स फॉर द हिस्ट्री। क्या है? सोर्स फॉर द हिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और कहीं न कहीं देखिए, ये आपके ऊपर है, आपकी मैच्योरिटी के ऊपर है कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं, किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से है ना उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ हर किसी के लिए अवेलेबल है, एक ही बुक हर किसी के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी के माइंडसेट से आपको वहाँ पर उस चैप्टर को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, हो रहा है, ठीक है। देखिए, हर कोई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है, हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, ठीक है। एक क्लास का भी बच्चा पढ़ता है, एक आप भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको है ना 6 से लेकर 12 तक वो भी आप पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो सारे आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। और एक एकेडमिक्स वाले भी पढ़ते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर वो सब चीज़ें, तो वो भी इसका यूज करता है। इवन कि बहुत सारे बुक आप देखेंगे कॉलेज स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन आप यूपीएससी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से उस डायरेक्शन में उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जिस दिन आ गया, आप समझ लीजिए यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं आया ना आपके अंदर, इतनी सही डायरेक्शन में आपको जाने की और सोचने की, ठीक है, और उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आया तो समझिए आप यूपीएससी से बहुत दूर हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको भले ही तीखा लगेगा लेकिन सही बात है, ठीक है। और ये जितना लेट से समझेंगे उतना ही लेट होगा आपके जर्नी में, ठीक है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी आप जो है उस आपका जर्नी स्टार्ट होगा और ख़त्म भी होगा, ठीक है। उस चीज़ को आप पा भी लेंगे, क्लियर है। तो हम बात करेंगे सोर्स फॉर द हिस्ट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करें, लेट मी नो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हिस्ट्री की स्टडी कब पॉसिबल है। तो हिस्ट्री की स्टडी तब पॉसिबल होती है जब हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होता है। क्या होता है? ऑथेंटिक सोर्स होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो विश्वसनीय स्रोत, ठीक है। विश्वसनीय स्रोत अगर आपके पास है, ऑथेंटिक सोर्स आपके पास है, ठीक है। और एक चीज़ मैं इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा, आप इधर उधर की बुक मत पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना
कि किसी का नोट्स देख लिया, कि इधर उधर देख लिया, ठीक है। अब इरेलीवेंट इतना मार्केट में फैला हुआ है ना, इरेलीवेंट चीज, कि आपको जो है ना डायरेक्शन भटका देता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जो ऑथेंटिक सोर्स है ना उस पर रिलाई कीजिए, ठीक है। और ऑथेंटिक सोर्स जो है ना आपको ही सक्सेस दिला देता है। जो भी चीजें पढ़ेंगे आपको रिलेवेंट दिखेगा, और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे तो भी कोई इशू, लेकिन एरे गेरे को फॉलो कर लेना, किसी को भी है ना उसके फैन फॉलोइंग के देख के आपको फॉलो कर लेना, दैट इज आज की डेट में तो रॉन्ग है, ठीक है। जिसका आज की डेट में यही सीन बना हुआ है, जिसका ज्यादा फॉलोइंग है वो उतना ही कचड़ा है, ठीक है। ये 100% सत्य बात है। आज की डेट में कौन ज्यादा फेमस हो रहा है पता है ना? जो नंगे नाच करके उल्टा सीधा बकता जा रहा है ना, उसकी ज्यादा फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? इसका पीछे यही रीजन है, लोग जो है ना उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और है भी तो एक 2% के अंदर है, ठीक है। 100 में 1-2% मेच्योर आदमी है, ठीक है, वो रेलेवेंट सोर्स देखता है भाई, ठीक है। ये बात आप गांठ बांध के दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी आज की डेट में ना, कभी फेमस चीजों की खास करके जो आज के यूट्यूबर और ये सब चीजें हैं, उनके पीछे तो मत भागना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी बात, आपको हमेशा रेलेवेंट सोर्स, रेलेवेंट बुक को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जो भी है उस स्टैंडर्ड, जो जिसकी स्टैंडर्ड अच्छी है उसको आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो हमने जो ऑथेंटिक सोर्स की बात की है, तो वही चीजें है, हिस्ट्री में भी सेम चीज है। अगर ऑथेंटिक सोर्स जो है अवेलेबल है, तभी हिस्ट्री पढ़ना भी पॉसिबल होता है। अदरवाइज क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी जो है ना, लिखता है सब कोई, ठीक है। और उसको कई बार क्या होता है, बहुत मिसलीडिंग चीजें रहती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको रेलेवेंट सोर्स जरूरी है, ठीक है। ये चीज है। अब उस टाइम जो है क्या हो रहा था उस एंशियंट या मॉडर्न या फिर क्या कहते हैं आप, मिडाइवल टाइम में, तो इसी चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे, उसकी क्या क्या सोर्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो ये चीज जो है ना आपको 1757 से लेकर, एक मिनट, 1757 से लेकर अभी तक, ठीक है। देखिए कितना, 1757 से लेकर, ठीक है, 1947, ठीक है, कहाँ तक, 1947 के स्टडी के लिए जो मेजर सोर्सेस यूज होते हैं, उन्हें ब्रॉडली ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड, प्राइवेट पेपर्स, न्यूज़पेपर, कंटेम्परेरी राइटिंग्स, नेशनलिस्ट लिटरेचर और ट्रेडिशनल में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब अलग अलग सोर्सेस में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो है, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको सोचना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको रेलेवेंट सोर्स ही पकड़ना है, ठीक है, इधर उधर एरे गेरे पर नहीं फंसना है, ठीक है। तो यहाँ जुडिशियल रिकॉर्ड्स काफी इम्पोर्टेंट सोर्स है, किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खास करके, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेस इन हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेस इन हिस्ट्री, राइट। तो देखिए हिस्ट्री जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है। अगर सोर्स ऑथेंटिक और डाइवर्स है तो एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट होता है, समझे, ऑब्वियस सी बात है। अगर जितना ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ठीक है, और डाइवर्स होगा, उतना ही एनालिसिस जो है ज्यादा एक्यूरेट होता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश ने रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक बनाया था, ठीक है। क्या किया था, बहुत सिस्टमेटिक बनाया था। तो ये चीज जानना क्या बेहद जरूरी है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसको हम समझते हैं जो मेजर सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ब्रिटिश राज ने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन किया था। क्या किया था,
डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन किया था। अब ऑफिशियल कोरोस्पोंडेंस, ठीक है, जो लेटर बिटवीन ऑफिसर्स, वाइसरॉय, सेक्रेटरी, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, पॉलिसी, जुडिशियरी, फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स, कोर्ट डिसीजंस, ट्रायल्स, ये सब, फिर रिपोर्ट्स एंड सर्वे, सेंसस, सेटलमेंट्स रिपोर्ट्स, गेजेटियर्स, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, क्या इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे ऑथेंटिक और डिटेल रिकॉर्ड मिलता है, ये चीज है। दूसरी बात, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी जो है लिखी जाती थी, ठीक है, तो ये चीज है। फिर लिमिटेशन भी है, अगर सिग्निफिकेंस है तो लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन ये है कि वो चीजें जो है ना बायस्ड होती थी, क्या होती थी, बायस्ड होती थी। मतलब क्या है, जो बायस्ड पर्सपेक्टिव से ये मोस्टली ब्रिटिश व्यू को रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, मोस्टली किसको रिफ्लेक्ट करता है, ब्रिटिश ब्रिटिश पॉइंट को या ब्रिटिश व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। नेशनलिस्ट व्यूज पॉइंट या कह सकते हैं आम लोगों की कहानी जो है इसमें मिसिंग होती थी, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज जो है लिमिटेशन है, इसको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। जैसे इंपेरियल गेजेटियर्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज दिखेगा, सेंसस रिपोर्ट्स है 1871 का, उसके बाद का, मतलब 1871 उसके बाद, ठीक है। फिर रेवेन्यू सेटलमेंट्स रिपोर्ट, परमानेंट सेटलमेंट्स, रोहितवारी, महलवारी, ये सारे जो है रेवेन्यू सेटलमेंट्स रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। परमानेंट हो गया, फिर रोहितवारी, महलवारी, ये सब क्या है, रेवेन्यू का ही एक तरह का सेटलमेंट रिपोर्ट था, ठीक है। फिर प्राइवेट पेपर्स भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, है ना उसके कोरोस्पोंडेंस। फिर जो है रूलर्स, पॉलिटिशियंस, फ्रीडम फाइटर्स, सिविल सर्वेंट और राइटर्स के पर्सनल लेटर्स होते थे, डायरीज होते थे और मेमोयर्स होते थे, ठीक है, मेमोयर्स, समझे। इसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात करोगे तो यहाँ जो है इसमें पर्सनल ओपिनियन और असली सोच जो है रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, असली सोच रिफ्लेक्ट होती है। ऑफिशियल फाइल्स के अलावा इनसाइडर व्यू देता है, क्या देता है, इनसाइडर व्यू देता है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं दादा भाई नेहरू जी के जो लेटर्स मिले हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, इनको इनके लिए काफी ये जो है इम्पोर्टेंट थ्योरी माना जाता है, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी का जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें है ना उन्होंने किस तरीके से वेल्थ का ड्रेन होता है, ठीक है, उस पर इम्फेसिस डाला है। फिर महात्मा गांधी के लेटर्स एंड स्पीचेज जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के प्राइवेट पेपर्स आपको मिलेगा, है ना। लॉर्ड कर्जन के प्राइवेट कोरस्पोंडेंस आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल को समझाने के लिए, ये चीज समझने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के प्राइवेट कोरस्पोंडेंस, ठीक है। ये चीज है, ये सारी एग्जाम्पल है, और इसका इस एग्जाम्पल का यूज करके आप उसको आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्लियर है। अब बात करेंगे कंटेम्परेरी राइटिंग्स की, लिटरेचर की, किसकी, कंटेम्परेरी राइटिंग्स, ठीक है, कंटेम्परेरी राइटिंग्स एंड लिटरेचर की, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में लिटरेचर, पम्फलेट, ट्रैक्ट्स और ट्रेवलर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अलग अलग आपको टाइप्स दिखेंगे, जैसे पॉलिटिकल पम्फलेट दिखेंगे, ट्रैक्ट्स देखेंगे, जो कि नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को समझने में यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को समझने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद नॉवेल्स देखेंगे, प्लेज देखेंगे, जो लोगों के सेंटीमेंट और कल्चरल रिवाइवल को दिखाता है, ठीक है। तो नॉवेल्स एंड प्लेज को पढ़ के आप ये चीज समझ सकते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेवल अकाउंट्स है, जो भी फॉरेनर्स इंडिया आए थे, ठीक है, उसके ऑफिशियली रूप से जो लिखा हुआ था उसने अपने डायरी में, या जो भी उसने रिपोर्ट बनाया था, तो उसके हिसाब से बहुत सारे चीज एविडेंस यहाँ से मिलता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ इन्होंने लिखा है, ठीक है।
जो इस चीज़ को एम्फेसिस करता है कि नेशनलिज्म और वंदे मातरम, जो एक होता है ना कि पेट्रियोटिज्म की भावना, तो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है एक पेट्रियोटिज्म की भावना को, ठीक है। फिर आरसी दत्त है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, उन्होंने लिखा है ब्रिटिश पॉलिसी के नुकसान, ठीक है। तो उन्होंने ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया है कि ब्रिटिश जो पॉलिसी था उसका नुकसान क्या हुआ, ठीक है। फिर नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता है, नेहरू का, तो उसमें कल्चरल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ट्रेवल अकाउंट्स जेम्स मिल ने लिखा है एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थ्रू बायस, किस तरीके से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है ना जिसमें बायसनेस दिखता है, उन्होंने जेम्स मिल ने ट्रेवल अकाउंट्स लिखा है। और काफ़ी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसका हिस्ट्री है वो किस तरीके से बायस पर काम करता था, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स की। तो देखिए नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए सबसे पावरफुल टूल जो है न्यूज़पेपर थे, ठीक है, न्यूज़पेपर बने। अब इसका इम्पोर्टेंस अगर बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, तो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने का काम किया, क्या किया, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने का काम किया। ब्रिटिश पॉलिसी की क्रिटिसिज्म और नेशनलिस्ट आइडिया को क्या किया, स्प्रेड किया। फिर लोकल और रीजनल इशू को क्या किया, हाईलाइट किया, क्या किया, लोकल और रीजनल इशू को क्या किया, हाईलाइट किया, समझे। जैसे अमृत बाजार पत्रिका है, क्या है, अमृत बाजार पत्रिका के थ्रू, द हिंदू के थ्रू, केसरी के थ्रू, जिसमें बाल गंगाधर तिलक वो सब है ना कि उन्होंने वो किया था, ठीक है। फिर यंग इंडिया, हरिजन, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो ये सब याद भी रखना है, कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन में घुसेड़ देता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। और देखिए इसके बाद जो है इतने सारे चीज़ होने के बाद बहुत सारे लिमिटेशन भी थे। लिमिटेशन ये था कि ब्रिटिश सेंसरशिप के वजह से क्या होता है, काफ़ी न्यूज़पेपर बैन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, समझे। तो ये चीज़ है, उसके सेंसरशिप की वजह से ही काफ़ी न्यूज़पेपर बैन हो गए, ठीक है। फिर नेशनलिस्ट लिटरेचर की अगर बात करेंगे, क्या है, नेशनलिस्ट लिटरेचर की, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि नेशनलिस्ट लिटरेचर, नेशनलिस्ट लिटरेचर क्या है, नेशनलिस्ट लिटरेचर, समझिए इसको। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टडी में नेशनलिस्ट लीडर्स का राइटिंग सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, क्या है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है। जैसे दादा भाई नेहरू पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, जिसमें ड्रेन थ्योरी की हम बात उसी में बात होती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, जिसमें ये लिखा जाता है कि किस तरीके से जो है पॉवर्टी आया इंडिया के अंदर, और अन ब्रिटिश रूल, जो भी रूल था ना, ठीक है, क्या था, एक तरह से इंडिया के अगेंस्ट में था, ठीक है, समझे। तो उस पर जो है हाईलाइट किया और ब्रिटिश को भगाने का काम किया उन्होंने, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने उसके अगेंस्ट बात लिखी है, ठीक है। और उस बुक में जो है ना जिस तरीके से है ना ड्रेन ऑफ थ्योरी हो रहे थे, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं जो ब्रिटिश अपना रूल लगा रहा था ना, तो उसके अगेंस्ट, दैट इज अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। फिर आरसी दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, ठीक है। फिर तिलक राइटिंग्स इन केसरी एंड क्या है महाराष्ट्र, ठीक है, ये चीज़ है। अब गांधी ने हिंद स्वराज 1909, फिर इंडियन सोसाइटी के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, क्या करता है, ब्लूप्रिंट का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्काइवल सोर्स की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे आर्काइवल सोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि प्रिजर्व कलेक्शन है, क्या है, एक तरह से प्रिजर्व कलेक्शन है, किस चीज़ का, ऑफिशियल रिकॉर्ड का, किस चीज़ का, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का। अब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है, क्या क्या है, नेशनल
इसके इसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। स्टेट आर्काइव्स लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, स्टेट आर्काइव्स लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। फिर इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड लंदन में देखने को मिलेगा। सबसे ऑथेंटिक कलेक्शन ऑफ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स अगर देखना है तो ये इंडियन क्या है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स देखिए, ठीक है, जो कि आपको लंदन में, ठीक है। फिर ओरल ट्रेडिशंस और फोक सोर्स भी से भी आपको ये चीज़ सारी चीज़ें पता चलता है। क्या है? ओरल सोर्स, ठीक है, ओरल सोर्स एंड फोक सोर्सेस एंड फोक सोर्सेस, फोक सोर्सेस, ओरल सोर्स एंड फोक सोर्सेस, ठीक है। क्या है? ओरल सोर्स एंड फोक सोर्सेस। तो देखिए, कॉमन पीपल के एक्सपीरियंस को समझने के लिए ओरल हिस्ट्री, सॉन्ग्स, बलाड्स, फोकलोर्स इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फोक सॉन्ग्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट, संथाल, मुंडा, ये सब जितने भी है ओरल ट्रेडिशंस है। क्या है? ओरल ट्रेडिशंस है। तो फोक सॉन्ग्स आज भी रेलेवेंट है। 1857 रिवॉल्ट जब हुआ था उसमें बहुत सारे फोक सॉन्ग्स गाए गए थे। ट्राइबल रिवॉल्ट जैसे संथाल का देखेंगे, मुंडा का भी कौन सा था, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, है ना, इनके जो है ओरल ट्रेडिशंस है ना चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो लोकल और पीपल्स पर्सपेक्टिव जो है ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लोकल लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, एक आम आदमी को समझाने के लिए ये जो फोकलोर है और क्या कहते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो फोक सॉन्ग्स है, ठीक है, या फिर लोकल पीपल है, उसके पर्सपेक्टिव को प्रोवाइड करता है करने के लिए ये जितने भी ओरल ट्रेडिशंस है, ओरल सोर्स है, फोक सॉन्ग्स है, वो सब फोक सोर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी लैंग्वेज में लोग जो है रिलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है अब बहुत सारे सोर्स है, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑथेंटिक होता है लेकिन उसमें बायसनेस दिखता है, ठीक है। प्राइवेट पेपर जो है पर्सनल होता है लेकिन लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। फिर लिटरेचर की बात करेंगे, उसमें इमोशनल और कल्चरल वैल्यू ऐड किया रहता है। क्या किया रहता है? इमोशनल एंड कल्चरल वैल्यू को ऐड करता है। फिर न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टूल वहाँ दिखाई पड़ता है। तो ओरल ट्रेडिशंस का भी अपना इम्पोर्टेंस है, जो पीपल पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, बोला जाता है, ठीक है, वही चीज़ इनहेरिट करता है। क्लियर है? ये चीज़ जो है ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी के लिए एक हिस्टोरियन की तरह हमें सोर्स का क्या करना चाहिए? कंपैरेटिव एवोल्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझिए आप, और इसको काफ़ी कोरिलेट कीजिए उससे, ठीक है। क्या करना है? कोरिलेट करना है, ठीक है। अब देखिए जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके सोर्स जो है बहुत डाइवर्स है एंड अलग अलग सोर्सेस आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड टू ओरल ट्रेडिशंस। इनका क्रिटिकल यूज जो है करके ही हम क्या करते हैं? कॉलोनियल पीरियड की ट्रू पिक्चर समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखना चाहिए कि हर सोर्स अपने कॉन्टेक्स्ट में बायस्ड होता है। क्या होता है? जितने भी सोर्स है ना उसमें कुछ ना कुछ बायसनेस दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा, ठीक है। इसीलिए एक हिस्टोरियन को मल्टीपल सोर्स का कंपैरेटिव स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एक सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सोर्स है ना वो अपने बायसनेस पर या फिर उसमें बायसनेस दिखा के लिखेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान के चलिए अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसमें जो है ना अपनी मेरिट जरूर रिफ्लेक्ट करूँगा, ठीक है। अपनी जो है ना क्या प्रशंसा प्रशंसा जरूर मेंशन करूँगा, लोग मुझे फॉलो करें, ठीक है, इसके लिए मैं अपनी बातें जो है जरूर लिखूंगा, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है। और कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि बिना बायसनेस का दिखेगा, तो वो चीज़ जो है ना
आपको दिखेगा ऐसा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी हिस्ट्री में आप जो भी चाहे रामायण रामायण पढ़ लीजिए या फिर महाभारत, जितने भी चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीजें भी देख लीजिए, उसमें ना बहुत सारी चीज ऐसी लिखी हुई है जो उसके पर्सपेक्टिव से सही है। क्या है? उसके पर्सपेक्टिव से सही है, ठीक है। तो आपको एक हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से अगर सोचना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीपल सोर्सेस का यूज करके उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक एग्जैक्ट जो है ना फाइंडिंग्स पता करना है, ठीक है। मतलब क्या सही है क्या गलत है, किसमें बायसनेस है किसमें अनबायसनेस है, वो तब जाके पता चलेगा जब आप अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये चीज है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, या फिर जो भी हिस्टोरियन है उन्हें इस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि एक सोर्स को देख लिया, उसके बेस पे हिस्ट्री लिख दिया, फिर गलत गलत इंटरप्रिटेशन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको हिस्टोरियन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि आपको रेलेवेंट सोर्स का यूज करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुक ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करता लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। सेम चीज़ आज के डेट में हो गया है, बहुत सारे टीचर भी ऐसे ही करता है। एक बुक उठाया, किसी का भी उठा लिया, ठीक है, उसके बेसिस पर नोट बना लिया, फिर जाके रट्टा मार के क्लास में बक दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपको, जो है ना, चाहे टीचर है चाहे कोई भी है, ठीक है, वहाँ क्या करना, बिल्कुल पहले रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। रिसर्च करने पर उसके बाद जो है ना आपको एक होता है ना क्रिटिकल माइंडसेट। अगर आप क्रिटिकल माइंडसेट नहीं तो फैकल्टी के लायक भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये हकीकत है। क्योंकि देखिए आपके ऊपर बहुत सारे आपसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप गलत बताएंगे तो बच्चे भी गलत सीखेंगे। जब गलत सीखेंगे, अब पता चलता है अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपने गलत बताया, वहाँ वहाँ पर आंसर गलत मार के आ गए, ठीक है, या आंसर गलत लिख के आ गए। अब देखिए जो सिस्टम में बैठा है ना, हो सकता है 10% बायसनेस हो उसके अंदर भी, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको एक ऑथेंटिक सोर्स को रिफ्लेक्ट करना है, एक अनबायस थॉट प्रोसेस को वहाँ रिफ्लेक्ट करना है कॉपी के अंदर, ठीक है। तो ये जब चाहते हुए भी अगर वो नंबर काटना भी चाहे तो ऐसा आंसर लिखिए जिससे को चाहते हुए भी नंबर नहीं काट पाए, ठीक है। तो ये चीज मैं इसीलिए बोलता हूँ, चाहे टीचर हो, चाहे हिस्टोरियन हो, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे अन्य कोई स्टूडेंट्स हो, या कोई अन्य कोई आदमी हो, ठीक है, हर किसी को हमेशा एक होता है ना, अपना विजडम होता है, हर इंसान का अपना विवेक बुद्धि होता है, ठीक है। उसको बेस्ट से बेस्ट यूज करना चाहिए, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही में मार खाता आदमी, ठीक है। चलिए, तो इसका कंक्लूजन यही है कि आप रेलेवेंट सोर्स को इस्तेमाल करिए, ठीक है। क्लियर है? तो उसी से आपको ट्रू पिक्चर समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, which among the following is the most authentic source of the economic condition of peasants during British India? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, नॉवल एंड प्लेज, रेवेन्यू सेटलमेंट रिपोर्ट्स, ओरल ट्रेडिशंस, नेशनलिस्ट राइटिंग्स। सो आंसर क्या होगा? आंसर जो है बी करेक्ट होगा, दैट इज रेवेन्यू सेटलमेंट्स रिपोर्ट्स। क्या है? रेवेन्यू सेटलमेंट्स रिपोर्ट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू विच टाइप ऑफ सोर्सेस। किस टाइप के सोर्स से जो है एक बेस्ट सोर्स अंडरस्टूड माना जाता है, या फिर एक बेस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है कह सकते हैं कि उसको एक बेस्ट रूप दिया जाता है, किसके थ्रू? ठीक है, न्यूज़पेपर, प्राइवेट पेपर्स, ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट्स, नेशनलिस्ट लिटरेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेशनलिस्ट लिटरेचर के थ्रू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच आर्काइव
preserve the largest collection of British official documents related to India? ऑप्शन है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, स्टेट आर्काइव्स ऑफ बंगाल, इंडियन ऑफिस इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स और लंदन, फिर एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। ठीक है, तो ये चीज़ आंसर बताना है। आंसर जो है आपका हो जाएगा इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन। यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि वो जो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल है वो लंदन यानी कि इंडियन क्या बोलते हैं इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी न्यूज़पेपर जो है एसोसिएटेड है किससे, विद विच नेशनलिस्ट लीडर से, कौन से नेशनलिस्ट लीडर से एसोसिएटेड है केसरी न्यूज़पेपर? तो ऑप्शन दे रहा हूँ, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, फिर जो है आपका ठीक है, फिर है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब। फिर आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स? ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है दे आर द मोस्टली रिटेन इन इंग्लिश, दे आर बायस्ड टुवर्ड्स colonial administration, they completely ignore a nationalist perspective, and they are preserved in systematic manner। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दे आर प्रिजर्व इन सिस्टमेटिक मैनर। क्यों सिस्टमेटिक मैनर्स जो है प्रिजर्व किया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, हाँ, लिटरेरी सोर्सेस साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जिसमें वर्नाकुलर लिटरेचर की बात कर रहे थे, किसके? वर्नाकुलर लिटरेचर, ठीक है, जिसको हम देश भाषा साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अपनी भाषा। तो देखिए, अभी गांधी जी का भी देखेंगे तो रीजनल लिटरेचर एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्या है? जो भी लिटरेचर है, रीजनल लिटरेचर एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि इसमें ना आज आम आदमी जो होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, है ना, उनकी समझ जो है डेवलप होती है इसी लैंग्वेज में। ठीक है, चाहे जनता की लाइफ हो, उनकी स्ट्रगल हो, कल्चरल एक्सप्रेशंस हो, या फिर रेसिस्टेंसेस का उसमें जो है जिक्र मिलता है। ठीक है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी बंकिम चंद्र क्या बोलते हैं चट्टोपाध्याय, ठीक है, उन्होंने आनंद मठ 1882 में उन्होंने लिखा है। ठीक है, और जो वंदे मातरम है, ठीक है, क्या है? वंदे वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग इसी से निकला है। ठीक है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर नॉवेल्स एंड पोएम्स बहुत सारे लिखे हैं, है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है उसके नेशनलिज्म को। क्या? किस चीज को? नेशनलिज्म को। ठीक है, प्रेमचंद का देख लीजिए। ठीक है, तो प्रेमचंद जो है हिंदी उर्दू राइटर, मतलब इस भाषा में जो है उन्होंने बहुत सारे अपनी कहानियां लिखा, अपने क्या कहते हैं, जैसे गोदाम है, करम भूमि है, ठीक है, फिर इंडियन पीजेंट माइजरी है, और कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से होता है उसको डिस्क्राइब किया है। तो प्रेमचंद, तो उसकी कहानी पढ़िए, तब पता चलेगा क्या है नहीं है। ठीक है, उसी तरह से सुब्रमण्यम भारती जो है तमिल पोइट है। ठीक है, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल और स्वराज के गीत लिखे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, ये सब जितने भी चीजें हैं ना, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है। किस में है? वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, जिसमें आम आदमी भी समझ सकता है। क्या कर सकता है? आम आदमी भी समझ सकता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, रीजनल लिटरेचर को इंडियन रेसिस्टेंस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, मूवमेंट्स है, और नेशनलिज्म का फीलिंग है, उसके कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली जोड़ा जाता है इस चीज को। ठीक है, अब बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए, इंग्लिश लिटरेचर बाय इंडियंस,
इंग्लिश एजुकेशन के स्प्रेड के बाद एजुकेशन सिस्टम है इंडियन का, ठीक है। इंडियंस ने अपनी क्या किया, बात एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश लिटरेचर का यूज करने लग गया, ठीक है। जैसे आप राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, उन्होंने लिखा राइटिंग अगेंस्ट सती सिस्टम। क्या लिखा, किसके अगेंस्ट, सती सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लिखा है, ठीक है। फॉर वीमेंस एजुकेशन उनके लिए भी लिखा, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखा। एम जी राणा डे द राइज ऑफ मराठा पावर, ठीक है, द राइज ऑफ मराठा पावर उन्होंने लिखा। फिर आर सी दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जिसमें एग्रीकल्चरल डिक्लाइन और ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन पर हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, ये वर्क जितने भी है इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए प्राइमरी सोर्स है। क्या है, प्राइमरी सोर्स है। अब देखिए जो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स है, ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर है, रोल क्या है उसका न्यूज़पेपर का, तो 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी में न्यूज़पेपर जो है पब्लिक ओपिनियन बनाने का सबसे बड़ा मीडियम रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा मीडियम रहा है। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन बन गया है, ठीक है, बन गया। अब देखिए मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर जो जैसे द हिंदू है, 1878 में मद्रास के अंदर जो है ये वहाँ से स्टार्ट होता है, और मॉडरेट और लेटर एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, मॉडरेट और लेटर एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। अमृत बाजार पत्रिका जो कलकत्ता 1868 में लॉन्च हुआ, नेशनलिस्ट कॉज को क्या करता, सपोर्ट करता है। और द इंडियन मिरर है, क्या है, द इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज, ठीक है। द बंगाली द बंगाली दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यंग इंडिया एंड हरिजन महात्मा गांधी, ठीक है। ये सब याद रखना है, कई बार पूछ लेगा आपको स्टेट पीसीएस में, तो एटलीस्ट पूछेगा ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी है उसके राइटर, न्यूज़पेपर के किसने लिखा है, ठीक है, तो वो सब जरूरी है। जैसे द हिंदू है ना, मॉडरेट और लेटर एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा। अमृत बाजार पत्रिका है कलकत्ता 1868 में, जिसमें नेशनलिस्ट कॉज को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर द इंडियन मिरर है जो क्या कहते हैं, जिसको केशव चंद्र सेन ने लिखा है, जिसमें ब्रह्मो समाज की बात होती है, ठीक है। फिर द बंगाली है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यंग इंडिया एंड हरिजन महात्मा गांधी, द लीडर अलाहाबाद मोहन मालवीय, ठीक है। अब देखिए एक वर्नाकुलर प्रेस की बात होती है ना, किसकी, वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस के अंदर, ठीक है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर रूरल एरियाज और आम जनता तक जो है नेशनलिज्म क्या पहुंचता था, ठीक है। और जैसे केसरी देख लीजिए, केसरी मराठी में लिखा होता था, ठीक है, और इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है। फिर मराठा इंग्लिश में लिखा हुआ था, है ना, तिलक अगेन इसको क्या किया, हाईलाइट किया। वंदे मातरम इंग्लिश में, औरबिंदो घोष संध्या बंगाली, बिपिन चंद्र पाल, फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, ठीक है, श्यामजी कृष्णा वर्मा, ठीक है। तो ये सब जो है काफी, हाँ ठीक है। तो प्रेस के रोल को ब्रिटिश रूलर्स ने समझा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया। क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया, ठीक है। उसके बाद जो है उसका फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदा ये है कि नॉर्मल इंसान को समझाने में, उन सारी चीज़ों को समझाने में जो है ना, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अब बात करते हैं बायोग्राफी, मेमोइर्स एंड ऑटोबायोग्राफी की, जो जीवन और क्या कहते हैं आत्मकथा होता है ना, उस टाइप से। तो इसमें जो है नेशनलिस्ट लीडर, जैसे नेशनल लीडर है, ऑटोबायोग्राफी है ना, जैसे उन्होंने लिखा है महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। पॉलिटिकल फिलोसफिकल जर्नी उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ के। फिर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑटोबायोग्राफी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नेहरू जी
स्पीचेज एंड राइटिंग्स हाईलाइट्स ड्रेन थ्योरी, ठीक है। फिर मेमोयर्स बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, क्या है, मेमोयर्स बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, जैसे लॉर्ड कर्जन, स्पीचेज ऑन इंडियन अफेयर्स, माउंटबेटन्स अकाउंट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। इन सोर्सेज से हमें इनसाइडर व्यू मिलता है, लेकिन ब्रिटिश मेमोयर्स में बायस आपको ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। फिर नेशनलिस्ट राइटिंग्स और पॉम्फलेट्स, जैसे राष्ट्रीय साहित्य जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपको दिखेगा। अब जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल स्पीचेज है, ठीक है, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको क्या किया, लिखा है। फिर बाल गंगाधर तिलक गीता, क्या है, रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। फिर औरबिंदो घोष ने राइटिंग ऑन स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, ठीक है। फिर बिपिन चंद्र पाल आर्टिकल्स, क्या है, बिपिन चंद्र पाल जो है आर्टिकल्स प्रोमोटिंग स्वराज लिखा। फिर भगत सिंह वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी आइडिया। फिर इन डॉक्यूमेंट से हमको क्या मिलता है, हमको आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट समझने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर फॉरेन अकाउंट्स, आपको विदेशी लेखक के लेख देखने को मिल जाएगा। जो ट्रेवलर्स एंड मिशनरीज है, क्या है, ट्रेवलर्स एंड मिशनरीज है, यूरोपियन मिशनरीज और ट्रेवलर्स ने इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रिकॉर्ड किए हैं, जैसे विलियम हंटर द इंडियन, क्या है, मुसलमान्स, ठीक है, द इंडियन मुसलमान्स, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया जर्नल्स। फिर कैथरीन मायो मदर इंडिया उन्होंने लिखा 1937 में, क्रिटिसाइज किया इंडियन सोसाइटी को, हाईली कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। फिर वेस्टर्न हिस्टोरियन एंड ऑब्जर्वर्स, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स ब्रिटिश रूल को क्या किया, एक्सप्लॉइटेटिव बताया है, न्यूयॉर्क डेली ट्राइब्यून आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। फिर विलियम डिगबाई, ठीक है, फेमाइन्स एंड पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए फॉरेन राइटिंग्स हमें क्या करता है, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव देता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है चीज़ें देखने को मिलता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर ओरल ट्रेडिशंस भी है, फोक सॉन्ग्स, लोक परंपरा जो भी है ना, सॉन्ग्स जैसे बलाड्स हो गया, फोक ड्रामा हो गया, कथा कीर्तन हो गया, इस टाइप से ये जो जितने भी है ग्रास रूट लेवल पर जो है रेसिस्टेंसेस का सोर्सेस है एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप 1857 रिवोल्ट का, ठीक है। तो इसके बारे में जो है गांव गांव लोगों तक जो है गीत गाकर फोक मेमोरी के थ्रू जो है लोगों तक फैलाया था, ठीक है। ट्राइबल्स रिवोल्ट जैसे संथाल मुंडा रिबेलियन के लोकगीत जो है आप अभी भी काफी प्रचलित है, ठीक है। और ये लोगों को कोरिलेट करने में काफी हेल्प होता है ये सब चीजें, ठीक है। ये जितने भी सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री यूज करते हैं, और हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखने के लिए काफी यूजफुल होता है। उसी तरह से आर्कियोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक सोर्स का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं पुरातात्विक और कला स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक और कला स्रोत, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी और आर्ट भी जो है क्या कहता है मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं न कहीं रिलेवेंट होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए उसके थ्रू जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंशिएंट मिडाइवल चीज़ें हमें सीखने को मिलता है, देखने समझने को मिलता है। आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर की अगर बात करें, इंडो सारासेनिक इंडो सारासेनिक बिल्डिंग्स, बॉम्बे हाई कोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, एडविन लुटियन डिजाइन किया था, ठीक है। फिर पेंटिंग्स की अगर बात करें तो राजा रवि वर्मा, इंडियन थीम्स विद यूरोपियन टेक्निक्स, क्या है, इंडियन थीम्स विद क्या कहते हैं आपका यूरोपियन टेक्निक्स, ठीक है, क्लियर है। फिर अभी अवनींद्रन नाथ टैगोर, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट उन्होंने लिखा था। ये सोर्स कॉलोनियल और नेशनलिस्ट कल्चर दोनों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी है सोर्सेस का जो भी है, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स जो भी है वो एक तरह से बायसनेस को दिखाता है, वन साइडेड व्यू दिखाता है। नेशनलिस्ट राइटिंग्स आप देखेंगे जितने भी है वो इमोशनल है, आइडियोलॉजिकल है, ठीक है, क्या है, आइडियोलॉजिकल है।
फिर फॉरेन अकाउंट्स की अगर बात करें तो ऑफन जो है प्रिजुडाइज करता है, क्या करता है, प्रिजुडाइज करता है, स्टेरियोटाइप से बातें लिखी रहती है। फिर इस टाइप से फोक सोर्सेस जैसे लैक ऑफ क्रोनोलॉजी होता है, उसमें एग्जैजरेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, दिक्कत है उसमें, ठीक है। फिर इसलिए जो बैलेंस हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है हिस्टोरियंस को मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हमें रिलेवेंट सोर्स देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, जो इतिहास लेखन परंपरा की बात होती है ना, उसमें हिस्टोरियोग्राफी में तो वही हम करते हैं ना, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो है जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल्स एज द सिविलियन मिशन, किसके, सिविलियन, सिविलाइज क्या बोलते हैं उसको, सिविलाइजिंग मिशन, ठीक है ना। उसके बाद में नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की अगर बात करें, इंडियन हिस्टोरियंस हाईलाइट करता है एक्सप्लॉयटेशन, रेसिस्टेंस एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी फोकस करता है क्लास स्ट्रगल को, ठीक है, किसको, क्लास स्ट्रगल को, पीजेंट वर्कर्स, ठीक है, सब अल्टर्न्स स्टडी, इस चीज को हाईलाइट करता है कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ठीक है। फिर फोकस करता है कॉमन पीपल को रादर देन एलिट को, ठीक है। ये सारी चीज है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो ये चीज है, तो काफी मतलब इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस मल्टीपल डायमेंशंस में देखने को मिलता है, ऑफिशियल, प्राइवेट, लिटरेरी, प्रेस, ओरल, फॉरेन, आर्कियोलॉजिकल, हर सोर्सेज का अपना स्ट्रेंथ और लिमिटेशन होता है, ठीक है। फिर हिस्टोरियंस को क्रिटिकल एनालिसिस करके मल्टीपल सोर्सेस में जो है उस चीज को क्या करता है, क्रॉस चेक करता है, ठीक है। तो क्रॉस चेक करने के बाद जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है हिस्ट्री को, और ऑथेंटिक और बैलेंस्ड हिस्ट्री लिखता है, ठीक है, बैलेंस हिस्ट्री लिखता है, क्लियर है। ये सारी चीज है। अब दो चार क्वेश्चन देखिए फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, द हिंदू, द बंगाल गजेट, द इंडियन मिरर, अमृता बाजार। आंसर है द बंगाल गजेट, 1780 में आया था, जिसको जेम्स ऑगस्टस हिकी ने लिखा था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर केसरी, कौन केसरी से एसोसिएटेड कौन है, आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। विच बुक ऑफ दादा भाई नेरोजी इज कंसिडर एज द बेसिस ऑफ द ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो कौन सा बुक था, तो आंसर है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रोट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इंडियन स्ट्रगल 1935, ठीक है, तो कौन लिखा था इसको, तो आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कौन लिखा था, सुभाष चंद्र बोस, हु स्ट्रगल इंडिया, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड टू सप्रेस द रोल ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, तो आंसर है आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, कितने, 1878। तो हमने क्या कहते हैं, सोर्स फॉर द हिस्ट्री हमने कवर किया है, ठीक है, और एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से है ना इसको कवर करने की कोशिश किया है, इसको समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ साथ एक इंटरप्रिटेशन भी होती है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग अप्रोच, दृष्टिकोण अडॉप्ट किए हैं। ये अप्रोचेज बताते हैं कि एक ही घटना, इवेंट को अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी, सोर्स और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट करते थे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ब्रिटिश रूल के नेचर यानी कि एक्सप्लॉयटेटिव या डेवलपमेंटल या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के कैरेक्टर, एलीट लेड या मास बेस्ड पर क्लैरिटी चाहिए, तो ये अप्रोच जो है आपको क्या है, काफ़ी
एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेजर अप्रोच टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है? पहली बात तो कॉलोनियल इंपेरियलिस्ट अप्रोच है। ये अप्रोच ब्रिटिश हिस्टोरियंस 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी ने क्या किया? डेवलप किया है। क्या किया है? डेवलप किया है। अब यहाँ पे देखिए मेन थीसिस क्या है? ब्रिटिश रूल ने इंडिया को बैकवर्डनेस से निकाल कर मॉडर्निटी, लॉ, ऑर्डर, रेलवे, एजुकेशन, पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ ले गया है। ठीक है, ये चीज़ें ये कॉलोनियल इंपेरियलिस्ट अप्रोच के हिसाब से है। रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, डब्ल्यू हंटर, इस टाइप से है ना, इसका रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, डब्ल्यू हंटर, ये है। अब फीचर्स की अगर बात करें, इंडिया को स्टेटिक सोसाइटी बताया गया था, जिसमें ब्रिटिश आने से पहले कोई चेंज नहीं था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, है ना, उसको डिक्लेयर लॉ एंड प्रॉब्लम डिक्लेयर किया गया। ठीक है, नेशनल मूवमेंट को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम डिक्लेयर किया गया। फिर ब्रिटिश रूल को सिविलाइज्ड मिशन दिखाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो ये एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच थी। क्या था? ये एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच थी। ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेमाइंस को क्या किया? इग्नोर किया गया। ठीक है, क्या किया गया? इग्नोर किया गया। नेशनल मूवमेंट की लेजिटिमेसी को डिनाई किया गया। फिर देखिए क्रिटिकली इस चीज़ को एग्जामाइन करना है, द कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, तब जाके तो जो आपको ये पॉइंट्स देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समझिए, जो नेशनलिस्ट अप्रोच है ये 19th सेंचुरी के एंड में डेवलप हुई है, जब इंडियन हिस्टोरियंस और लीडर्स ने क्या किया? अपनी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मेन थीसिस ये रहता है कि ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉइटेटिव, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ हीरोइक स्ट्रगल ऑफ द पीपल। क्या था? हीरोइक स्ट्रगल ऑफ द पीपल। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस आर.सी. मजूमदार, के.एम. पनिकर, तारा सी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तारा जो भी है ताराचंद्र। ठीक है, फिर अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन किया। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बताया। ठीक है, फिर लीडर्स दादा भाई नेहरू जी, तिलक, गांधी, नेहरू को नेशनलिस्ट हीरोज के रूप में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ देखने को मिलेगा, नेशनल प्राइड को क्या किया? रिस्टोर किया, ब्रिटिश नैरेटिव्स को काउंटर किया। अब यहाँ देखिए लिमिटेशंस भी देखने को मिलेगा, तो एक्सेसिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ लीडर्स, मासेस का रोल क्या किया? अंडर प्रेजेंटेड किया गया। ठीक है, फिर क्लास, कास्ट और रीजनल डाइवर्सिटी को कम हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है एग्जाम में बैकग्राउंड फ्रेमिंग के लिए यूजफुल हो जाती है और यूज करना है। ठीक है, लेकिन आपको क्रिटिकल बैलेंस रखना होता है। ठीक है, क्या है? क्रिटिकल बैलेंस। अब जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच की अगर बात करें 1950 से के बाद जो है इस अप्रोच ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ली है। ठीक है, इसका मेन थीसिस था हिस्ट्री इज ड्राइवन बाय क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। क्या है? हिस्ट्री इज ड्राइवन बाय क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस आर.पी. दत्त, ए.आर. देसाई, बिपिन चंद्र पार्शियली मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, अब इसकी फीचर्स की अगर बात करो तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया? रूल कॉलोनियल कैपिटलिज्म, जिसमें इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाई और मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेशनल मूवमेंट मासेस का पार्टिसिपेशन बट डोमिनेटेड बाय बर्गुइस लीडरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद नेशनल मूवमेंट मासेस का पार्टिसिपेशन बट डोमिनेटेड बाय बर्गुइस लीडरशिप। ठीक है, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का डीप एनालिसिस
किया गया है, जिसमें ड्रेन थ्योरी और लैंड रिवेन्यू सिस्टम, फिर है ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब पे बात हुई। ठीक है। सब अल्टर्न ग्रुप्स, पीजेंट, ट्राइबल वर्कर्स का रोल जो हाईलाइट किया गया। क्या किया गया? सब अल्टर्न ग्रुप्स जैसे पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वर्कर्स का रोल जो हाईलाइट किया गया। समझे? अब इसके बाद लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है कि ओवर इम्फेसिस ऑन क्लास स्ट्रगल, जो क्लास स्ट्रगल है उसके ऊपर ओवर इम्फेसिस डाला गया है। कभी कभी रिलीजन, कास्ट और कल्चर को का जो है रोल इग्नोर किया गया है। ठीक है। इसमें जो है गांधी जी और स्पिरिचुअलिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन को अंडर एस्टिमेट किया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन इकोनॉमिक डायमेंशंस समझने में बेस्ट है, स्पेशली ब्रिटिश इकोनॉमी इम्पैक्ट और क्लास बेस्ड मूवमेंट में। ठीक है। अब देखिए एक आता है कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। ठीक है। क्या आता है? कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। अब यहाँ समझिएगा क्या है कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। ठीक है। तो 1960 में क्या है, 1960 या 70 में एक यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस ने क्या किया, इसको प्रमोट किया। और मेन थीसिस यही था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट अ रियल स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है। इट वाज अबाउट कंपटीशन अमॉन्ग इंडियन इलाइट्स फॉर पावर एंड रिसोर्सेज। रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस अनिल सील, ठीक है, अनिल सील, जॉन क्या कहते हैं गलेघर, जॉर्डन जॉनसन, ठीक है, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस थे। ठीक है। अगर फीचर्स की बात करो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच की, तो देखिए मास मूवमेंट को इग्नोर किया गया। क्या किया गया? मास मूवमेंट को इग्नोर किया गया है। ठीक है। लीडरशिप के बीच जो है एक फैक्शनलिज्म पर फोकस किया गया। ठीक है। गांधी जी के लीडरशिप को इलीट बार्गेनिंग का टूल बताया गया। ठीक है। गांधी जी की लीडरशिप को क्या बताया गया? एलिट बार्गेनिंग का टूल बताया गया। ठीक है। फिर पॉलिटिक्स जो है पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप, नॉट आइडियोलॉजी ड्राइवन स्ट्रगल। ठीक है। ये चीज़ है। फिर बात करेंगे क्रिटिसिज्म भी किया गया है। तो क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मास मोबिलाइजेशन होता है। क्या होता है? मास मोबिलाइजेशन, पीजेंट पार्टिसिपेशन, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है। फिर जो है ओवर इम्फेसिस ऑन इलीट कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? ओवर इम्फेसिस ऑन इलीट इम्फेसिस। समझे? अब देखिए जो एक क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द कैम्ब्रिज स्कूल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लिमिटेशन। तो आपको दोनों पॉइंट्स जो है लिखने होंगे, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे सब अल्टर्न अप्रोच की। किसकी? सब अल्टर्न अप्रोच की। सब अल्टर्न अप्रोच की। ठीक है। किसकी? सब अल्टर्न अप्रोच की। तो 1980s में सब अल्टर्न स्टडीज ग्रुप, जिसमें राणा जी है ना, रंजीत गुहा, शाहिद अमीन है ना, ज्ञानेंद्र पांडे ने क्या किया, इसको डेवलप किया है। इसका मेन थीसिस यही था कि हिस्ट्री शुड बी रिटेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। किसके पर्सपेक्टिव से? मार्जिनलाइज्ड, जैसे पीजेंट हो गया, ट्राइबल्स हो गया, वीमेन हो गया, वर्कर्स हो गया, इसके पर्सपेक्टिव से लिखा जाना चाहिए, नॉट जस्ट इलीट। इलीट की वजह से नहीं, इलीट के पर्सपेक्टिव से नहीं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस जैसे रंजीत गुहा, है ना, प्रथा चटर्जी और डेविड हार्डीमैन, ठीक है, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियंस रहे हैं। अब इसके सब अल्टर्न अप्रोच के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर इसकी अगर फीचर्स की बात करें सब अल्टर्न अप्रोच की, तो मासेस के इंडिपेंडेंस रोल को हाईलाइट किया गया। नेशनलिस्ट मूवमेंट सिर्फ इलीट लेड नहीं था, बल्कि लोकल स्ट्रगल भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। फिर पीजेंट की बात करेंगे तो पीजेंट रिवॉल्ट हुए, ट्राइबल अपराइजिंग्स, वीमेन पार्टिसिपेशन को क्या किया गया,
सेंटर स्टेज पर रखा गया। ठीक है, क्या किया गया, सेंटर स्टेज पर रखा गया। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ जो है ग्रास रूट हिस्ट्री लिखने का ट्रेंड स्टार्ट किया गया यहाँ से। ठीक है, सबअल्टर्न अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ से जो है ग्रास रूट हिस्ट्री लिखने का ट्रेंड स्टार्ट किया गया। फिर एवरीडे फॉर्म्स ऑफ रेसिस्टेंसेस, स्मॉल एक्ट्स ऑफ डिफाइंस को रिकॉग्नाइज किया गया। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो कभी कभी इलीट और आइडियोलॉजी का रोल अंडर एस्टिमेट किया जाता था। ठीक है, फ्रेगमेंटेड व्यूज, नेशनल यूनिटी का आस्पेक्ट वीक हो जाता है। ठीक है, फिर जो है ये अप्रोच जो है करेंट टाइम में ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इंक्लूसिव हिस्ट्री राइटिंग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। ठीक है, अब देखिए कम्युनल और रिलीजन अप्रोच क्या है, कम्युनल एंड रिलीजन अप्रोच। ठीक है, कम्युनल एंड रिलीजन अप्रोच की अगर बात करें, इस अप्रोच में हिस्ट्री को कम्युनल लाइंस पर इंटरप्रेट किया गया और इसका थेसिस ये था कि इंडियन हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम एंटागोनिस्ट के फ्रेम में एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग प्रोपेगेंडा, हिंदू महासभा राइटिंग्स। ठीक है, क्या है, हिंदू महासभा राइटिंग्स हुए हैं। तो इसमें क्रिटिसिज्म ये देखने को मिलता है कि हाईली डिविसिव था और बायस था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या है, पार्टीशन कॉज समझना जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अप्रोचेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जो है अप्रोच की बात करें तो कॉलोनियल। ठीक है, ब्रिटिश मॉडर्निटी क्या है, कॉलोनियल में जो है ब्रिटिश मॉडर्निटी। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिटी एंड हाईलाइट। फिर इग्नोर्ड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, फिर जो नेशनलिस्ट, इसमें एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है, प्राइड, यूनिटी। ठीक है, फिर हीरो वर्शिप, लेस क्रिटिकल। फिर मार्क्सिस्ट, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक क्लासेस एनालिसिस, सबअल्टर्न रोल। ठीक है, फिर इग्नोर्ड कल्चरल रिलीजियस फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद जो है कैम्ब्रिज अप्रोच, मार्जिनलाइज वॉइस रेज हुआ, इंक्लूसिव हिस्ट्री देखने को मिलता है और इसमें फ्रेगमेंटेड, इग्नोर्स यूनिटी। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कम्युनल की, कम्युनल अप्रोच की, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुए जिसमें एक्सपेंशन, पार्टीशन, पॉलिटिक्स हुआ। फिर जो है बायस दिखा, डिविसिव दिखा काफ़ी, ये चीज़ है। अब देखें इम्पोर्टेंस फॉर ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। तो यहाँ जो है बेसिक फीचर ऑफ ईच अप्रोच, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हिस्टोरियंस, और यहाँ पर जो है आपको क्रिटिकली एग्जाम टाइप क्वेश्चन जो आता है और जीएस पेपर 1 के अंदर खास करके पर्सपेक्टिव इनरिच करते हैं और बैलेंस आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है लिबरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे और लिबरल थिंकर्स थे, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, क्या किया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और लिबरल थिंकर्स जो भी थे, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया इंडियन हिस्ट्री को टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर सोर्स बेस जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गेजेटियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये था कि टू हाईलाइट ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मतलब जो भी ऑर्डर था, स्टेबिलिटी था और गवर्नेंस था, उसको हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो है ना, ब्रॉट बाय द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के द्वारा जो भी लाया गया था उसको हाईलाइट करना था, ऑर्डर हो, स्टेबिलिटी हो, गवर्नेंस हो, उसको क्या करना था, हाईलाइट करना था। इसलिए जो है ये लिबरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनाया गया। ठीक है, जैसे जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 के अगर देखेंगे तो उसके अंदर यही चीज़ देखने को मिलेगा। क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री
इनटू हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड्स। ठीक है, क्या है जो इंडियन हिस्ट्री है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड्स, है ना। प्रेजेंटेड ब्रिटिश पीरियड एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव, जो ब्रिटिश पीरियड है उसको एक मोस्ट प्रोग्रेसिव है ना प्रेजेंट किया गया। फिर क्रिटिसिज्म में ये देखने को मिलता है ये वन साइडेड है, क्या है, इग्नोर्ड एक्सप्लॉइटेशन, चीज़ों को इग्नोर किया जाता था, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था, और लेजिटिमाइड कॉलोनियल डोमिनेंस, कॉलोनियल डोमिनेंस को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। ठीक है, अब आते हैं कम्युनलिस्ट या रिलीजियस अप्रोच, क्या है, कम्युनलिस्ट या फिर रिलीजियस अप्रोच, रिलीजियस अप्रोच। ठीक है, कम्युनल और रिलीजियस अप्रोच। ठीक है, यहाँ समझिए जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री है अलोंग रिलीजियस लाइन, ठीक है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री अलोंग रिलीजियस लाइन्स, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, क्या है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है, यहाँ समझिएगा ओरिजिन जो है कॉलोनियल हिस्टोरियंस लाइक मील प्रमोटेड दिस अप्रोच। ठीक है, अब इम्फेसाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटी, पोर्ट्रेट मुस्लिम्स रूल एज द प्रोग्रेस ऑपरेसिव, इम्पैक्ट है डिपेंड कम्युनल पॉलिटिक्स इन 19th to 20th सेंचुरी। क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है ओवर अ सिंप्लीफाइड हिस्ट्री इनटू हिंदू वर्सेस मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, इग्नोर्ड कल्चरल सिंथेसिस, एग्जाम्पल भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, कंपोजिट, इस टाइप से कल्चरल, है ना। फिर रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस फॉर यूपीएससी डायरेक्टली लिंक्ड विद पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर कैम्ब्रिज स्कूल रिविजिटेड डिटेल्स। ठीक है, अब देखिए कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने 1970 ऑनवर्ड्स एग्जाम्पल क्या किया, अनिल सील, गॉर्डन जॉनसन, ठीक है, आर्ग्यू किया कि दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज नॉट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बट आउटकम्स ऑफ फैक्शनल competition among elites, patron client networks, local politics rather than pan India unity। ठीक है, फिर जैसे जैसे देखिए आप इंडियन लीडर्स है कोलैबोरेटेड विद द ब्रिटिश फॉर पावर रादर दैन द रेसिस्टिंग। ठीक है, जो इंडियन लीडर्स है उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, ताकि जो है ना पावर उसे मिले। ठीक है, पावर रादर दैन रेसिस्टिंग, है ना, पावर के लिए जो है ना वो ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेट किया, ना कि उसको रेसिस्ट किया। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर जो है क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, है ना, उसको जो इग्नोर किया गया जो भी पॉपुलर मूवमेंट था, है ना, और अंडरमाइन किया गया जेन्युइन सेक्रीफाइसेस ऑफ लीडर्स को। फिर व्यूड नेशनलिज्म ओनली एज द इलीट बार्गेनिंग। ठीक है, तो नेशनलिज्म को एक तरह से कह सकते हैं, कहा गया कि इलीट बार्गेनिंग था, क्या था, इलीट बार्गेनिंग। तो इस टाइप से जो है यूपीएससी मेंस में भी ओपन क्वेश्चन पूछता है, कैम्ब्रिज स्कूल अंडरमाइंस इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये इस पर हाईलाइट करना है। अब बात करेंगे नेशनल अप्रोच, है ना, डिटेल सब कैटेगरी उसके अलग अलग है, जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आया, क्या आया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नेरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हाईलाइट किया एक्सप्लॉइटेशन थ्रू ट्रेड रिवेन्यू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फिर इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या है, इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, किसके, मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड। अब बात करेंगे पॉलिटिकल नेशनलिज्म की, इसकी पॉलिटिकल नेशनलिज्म की, जिसमें लीडर्स लाइक आर.सी. मजूमदार, ताराचंद फोकस ऑन द रोल ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। ठीक है, ये चीज़ है। फिर कल्चरल नेशनलिज्म की अगर बात करें तो कल्चरल नेशनलिज्म में जो है इम्फेसिस किया गया ऑन इंडियन कल्चर यूनिटी पर, किस पर, इंडियन कल्चरल यूनिटी पर, है, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, लेवलिस्ट मूवमेंट्स, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, देखिए समटाइम्स क्या होता है, एग्जाजरेटेड यूनिटी है, क्या है, समटाइम्स एग्जाजरेटेड यूनिटी, डाउन प्लेड रीजनल एंड कम्युनल टेंशंस, बट ओवरऑल इट गेव एन इंडियन पर्सपेक्टिव अगेंस्ट कॉलोनियल बायस। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करते हैं
तो यहाँ पर जो है क्लास स्ट्रगल इज द सेंट्रल थीम। क्या था? क्लास स्ट्रगल जो है आपका सेंट्रल थीम था। ठीक है, क्लास स्ट्रगल जो है आपका सेंट्रल थीम रहा है ना। फोकस एरिया क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स, जो उस पर एक्सप्लॉइट किया जाता था उसके ऊपर फोकस था। कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, डिस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, बर्गियोसिस। ठीक है, फिर हिस्टोरियंस लाइक R.S. शर्मा, इरफान हबीब एक्सप्लेन एग्रेरियन रिलेशन। क्या है? एक्सप्लेन एग्रेरियन रिलेशंस, सरप्लस एक्सट्रैक्शंस, जैसे इंडिगो रिवोल्ट, तिभागा मूवमेंट हुआ, फिर तेलंगाना स्ट्रगल इंटरप्रेटेड एज द क्लास स्ट्रगल। ठीक है, जो भी इंडिगो रिवोल्ट है, तिभागा मूवमेंट है, तेलंगाना स्ट्रगल है, ये सब इंटरप्रेट किया जाता है एज ए क्लास स्ट्रगल के लिए। ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ की अगर बात करें, एक्सपोर्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था उसको एक्सपोज किया गया है। फिर गेव वॉइस टू मार्जिनलाइज क्लासेस, मार्जिनलाइज क्लास के लिए वॉइस रेज किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो स्ट्रेंथ था, फिर इसके लिमिटेशंस भी है। क्या है? लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन ये है कि रिड्यूस एवरीथिंग टू क्लास। ठीक है, क्या किया गया? रिड्यूस्ड एवरीथिंग टू क्लास, इग्नोर्ड रिलीजन कल्चर आइडेंटिटी फैक्टर्स, जो भी है एंड इसको इग्नोर किया गया। ठीक है, फिर जो है आप यहाँ देख सकते हैं सब अल्टर्न स्टडी अगर देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि सब अल्टर्न क्या है, सब अल्टर्न स्टडी। यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस थे जिसमें रंजित गुहा, शाहिद अमीन, ठीक है, अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, है ना, प्रथा चटर्जी, ये सब थे, है ना, जो हिस्टोरियंस थे। इसका एम था रिकवर करना। ठीक है, टू रिकवर हिस्ट्री ऑफ दोज लेफ्ट आउट। ठीक है, पीजेंट्स हो, चाहे ट्राइबल्स हो, वीमेन हो, वर्कर्स हो, इन सब की हिस्ट्री को क्या करना? रिकवर करना। ठीक है, फिर रिवोल्ट लाइक संथाल अपराइजिंग, ट्राइबल रेसिस्टेंस वे आर नॉट एलिट लेड बट ऑटोनॉमस स्ट्रगल। क्या था? बट ऑटोनॉमस स्ट्रगल। ठीक है, फोकस क्या था? फोकस ये था कि लोकल आइडेंटिटी, ग्रास रूट स्ट्रगल, एवरी डे रेसिस्टेंसेस। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म की अगर जब बात करें तो समटाइम्स इग्नोर किया जाता था। क्या किया जाता था? इग्नोर किया जाता था ब्रॉडर स्ट्रक्चर, colonialisms, इकोनॉमी, इस टाइप से। ओवर इम्फेसिस ऑन फ्रेगमेंटेशन, नेग्लेक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, यूनिफाइंग रोल। ठीक है, इस टाइप से। फिर जो है आप यहाँ देख सकते हैं सब अल्टर्न हिस्ट्री फ्रॉम बिलो वर्सेस इलिटिस्ट हिस्ट्री फ्रॉम एबव। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं इसको, है ना। फिर जो है ये जो अदर मॉडर्न अप्रोच है, जैसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी अप्रोच है। ठीक है, जिसमें फोकस किया जाता है वीमेंस एक्सपीरियंस के ऊपर, जेंडर रोल्स के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक है, वीमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, इस टाइप से। दलित हिस्टोरियोग्राफी, एग्जामाइन ऑपरेशन कास्ट हायरार्की, इस टाइप से। रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, इस टाइप से, है ना। इस पर जो है फिर फोकस ऑन सोशल जस्टिस, कास्ट स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स ने क्या किया? पॉलिसी ने अल्टर्ड फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इरिगेशन। ठीक है, फिर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफन लिंक टू फॉरेस्ट राइट्स, जैसे मुंडा संथाल भील्स मूवमेंट, इस टाइप से। सिंथेसिस ऑफ अप्रोच, क्या है? सिंथेसिस ऑफ अप्रोच की अगर बात करें, यहाँ पर आपको देखने को नो सिंगल अप्रोच एक्सप्लेन हिस्ट्री फुल्ली। कोई भी जो है ना सिंगल अप्रोच जो है हिस्ट्री को फुल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मल्टी डायमेंशनल में इसकी चर्चा डिस्कस करते हैं। बैलेंस व्यू रहता है, कंबाइंड इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल एंड सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, सब पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ पर व्यूड किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी समझाया है। तो देखिए सबसे पहली बात जो है कॉलोनियल और इम्पेरियलिस्ट, ठीक है, अप्रोच की बात करते हैं। तो ये जो ब्रिटिश एज ए सेवियर, ठीक है, प्रोग्रेस जिसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जेम्स मिल देखिए। ठीक है, लिमिटेशन ये था कि जस्टिफाइड कॉलोनियलिज्म। ठीक है,
उसके बाद नेशनलिस्ट, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल यूनिटी था, ठीक है। फिर अगर बात करें नेरोजी, आरसी मजूमदार, है ना, समटाइम्स एग्जैजरेटेड यूनिटी थी, ठीक है। फिर जो है मार्क्सिस्ट, क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लॉइटेशन, इरफान हबीब, ठीक है, इग्नोर रिलीजियन आइडेंटिटी, ठीक है। फिर कैम्ब्रिज में बात करें तो इलीट पॉलिटिक्स, पेट्रोनेज, ठीक है, अनिल सील जो है इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अंडरमाइन किया जाता है नेशनलिज्म को, ठीक है, ये तक कैम्ब्रिज में। फिर सबअल्टर्न आया, ग्रास रूट, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, फिर रंजीत गुहा, ठीक है, रंजीत गुहा जो है इसका एग्जाम्पल है, ओवर फ्रेगमेंटेशन। फिर बात करेंगे फेमिनिस्ट एंड दलित, जेंडर एंड कास्ट स्ट्रगल था, इसमें जो अंबेडकर, फुले, ये सब जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं। लिमिटेड स्कोप था इंडिविजुअली, ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे डिस्कस द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इम्पेरियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट अप्रोच टू इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, इम्पेरियलिस्ट का मतलब हो गया ब्रिटिश रूल प्रोग्रेसिव, इंडिया वाज स्टैग्नेंट, इंडिया क्या था, स्टैग्नेंट था, कम्युनल डिवीजन था, ठीक है। नेशनलिस्ट की अगर बात करें तो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया, है ना, ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, यूनिटी स्ट्रेंथन, फिर जो है नेशनल अवेकनिंग, इस टाइप से। फिर डिफरेंस की अगर बात करें, जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म वर्सेस क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय दादा भाई नेरोजी, क्या है, किसके द्वारा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, टैक्सेशन, एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रेंथ नेशनलिस्ट मूवमेंट, critically evaluated the Cambridge School's interpretation of Indian nationalism, ठीक है। तो देखिए, viewed as nationalism as elite competitions for power, not mass movement, highlighted patronage networks, ठीक है, criticism ignored, sacrifice popular participation, और क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेटेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। How did the subaltern approach change the study of Indian history? So यहाँ पर जो है shifted focus from elite leaders to peasant, tribal, women, इसके तरफ जो है शिफ्ट होता है और हाईलाइट करता है ऑटोनोमस स्ट्रगल को। क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, ओवर एम्फेसाइज लोकल फ्रेगमेंटेशन, इग्नोर नेशनल यूनिटी। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंटरप्रेटिंग द इंडियाज कॉलोनियल पास्ट। तो आंसर है आपका फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लेन एग्रेरियन रिलेशंस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिस्ट इमरजेंस एंड क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म्स, इग्नोर्ड कल्चरल आइडेंटिटी फैक्टर्स, ये सारी चीज़ है। तो इस तरीके से हमने इसको ख़त्म किया है, ठीक है। और ये चैप्टर्स भी ख़त्म हो गया, मतलब अभी हमने 2 चैप्टर्स ख़त्म करे हैं, ठीक है। पहला है सोर्स फॉर द हिस्ट्री, दूसरा मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ठीक है।